देखिए, हम लोग जो है D9 चार्ट को डिस्कस कर रहे थे और जातक पारियात देखिए है क्या कि हम पहले भी आप लोगों से ये कहते रहे हैं कि जो यूट्यूब है या आजकल की जो आधुनिक किताबें हैं जो आ गई हैं बहुत सी मार्केट में, उनको तो पढ़िए पढ़िए, लेकिन कोई न कोई क्लासिकल जो है जरूर ले लें। चाहे सारावली ले लें, चाहे बृहद जातक ले लें, चाहे पारसरोरा शास्त्र ले लें। इन किताबों में जो सूत्र दिए गए हैं वो सूत्र लगते हैं, बस केवल हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार उन सूत्रों को आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उनका प्रयोग करना है। उनमें जो है जो यही रिसर्च है। रिसर्च बाद बाकी कोई है नहीं, इसमें कुछ रिसर्च नहीं की जा सकती। रिसर्च का मतलब होता है कोई नई चीज खोजना। तो नया तो कुछ भी नहीं खोजा जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी में इतना पहले से ही अपने पास उपलब्ध है, ऋषियों ने इतना दे रखा हुआ है। तो केवल हमको ये करना है कि जो सूत्र जो उपलब्ध है उसको आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे प्रोफेशन, जिस समय ये किताबें लिखी गई थी प्रोफेशन बहुत सीमित था। एग्रीकल्चर या ज्यादा जो है छोटी सी दुकान, शॉप यानी बिजनेस, ये दो मुख्य रूप से प्रोफेशन थे। इसी तरीके से वाहन की जब बात आती है, फोर्थ हाउस को हम स्टडी करते हैं और वाहन की बात आती है, तो उस समय वाहन इस तरह के नहीं थे। हेलीकॉप्टर नहीं था, आपके पास लग्जरी गाड़ियां नहीं थी। जो वाहन थे वो एनिमल जो है कैरियर्स, वही प्रयोग किए जाते थे। जैसे हाथी की सवारी, कई जगह लिखा है कि हाथी की सवारी करेगा, मतलब वो सबसे लग्जूरियस माना जाता था। इसी प्रकार से अन्य जो भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उनको हमें यूज करना है। तो D9 चार्ट के लिए ये कहा गया है जातक पारिजात में कि लग्न जो है वो हमारा शरीर है। और वैसे भी हम जानते हैं नेचुरल जोडियक में मेष लग्न है और मेष मंगल की राशि है और मंगल देह का कारक है, जैसे अहंकार कहते हैं। नाड़ी में हम लोग सब लोग, नाड़ी क्या, वो तो वैदिक में भी है कि शनि जो है कर्म का कारक है, जिसकी वजह से जातक जन्म लेता है पिछले जन्मों के कर्मों को क्लियर करने के लिए। तो उस जीव को चाहिए एक शरीर, क्योंकि हवा में चूंकि स्पेस का कारक है, बृहस्पति स्पेस का कारक है, आकाश तत्व का कारक है, तो उसको कोई शेप चाहिए। वो शेप के लिए वो मंगल जो मेष राशि है वो देह धारण करती है, इसी को अहंकार कहते हैं। जब ये बन जाता है तो इसको सबसे पहले मन मिलता है, चंद्रमा। लेकिन मन जो है क्या करता है, उसके पास दो नोड्स हैं, राहु और केतु के। तो लग्न हमारा जो है वो शरीर है, और इस शरीर में जो प्राण है वो प्राण है आपका नवांश चार्ट। लग्न जो है वो शरीर है और नवांश चार्ट है वो शरीर का प्राण है। जिस प्रकार से प्राण के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार से D9 के डेलिनिएशन के बगैर अगर हम D1 का डेलिनिएशन करते हैं, उससे हम कोई रिजल्ट निकालते हैं, तो उसमें गलती होने की पूरी संभावना रहती है। उसमें निश्चित रूप से गलती हो सकती है। इसलिए अपने ऋषियों ने D9 चार्ट को एक कंप्लीमेंट्री चार्ट बताया है कि D1 के साथ में D9 को जरूर पढ़िए। अब देखिए, अलग अलग सिस्टम है। उत्तर भारत में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई कुंडली दी जाती है उसके बगल से मून जो है, चंद्र कुंडली भी दी जाती है। लेकिन दक्षिण भारत में जब भी कोई हॉरोस्कोप दिया जाता है उसके ठीक साइड में D9 चार्ट रहता है। तो वहां पर D9 का जो है वो स्टडी बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम लोग कहते हैं लग्न को, अगर लग्न कमजोर भी है और चंद्र लग्न अगर अच्छी है तो फल पूरा मिलेगा। तो इस तरह से D9 को हम लोग इसको देखेंगे। और पिछले संडे को हम लोगों ने पढ़ा था कि D9 क्या होता है। ये वास्तव में राशि और नक्षत्र को जोड़ने की एक कड़ी है। राशि में आपने पढ़ा है कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो एक राशि में 9 नक्षत्र चरण हैं और उसी प्रकार से एक राशि में 9 नवांश हैं। तो टोटल मिला के जोडियक हमारा जो एक 360 डिग्री का है, उसमें 108 जो है नक्षत्र चरण हैं और 108 ही हमारे नवांश हैं। एक राशि में 9 हिस्से किए गए हैं और जिसका एक मान जो है 3 अंश 20 कला होता है।
तो इसको निकालने के लिए एक बहुत जो दो तरीके हैं, एक तो पाराशरी विधि है और एक है जैमिनी विधि। जैमिनी भी थोड़ा टफ है, तो हम लोग सीधे सीधे पाराशरी विधि से क्या करते हैं कि मेष से शुरू करते हैं और मीन तक हम लोग 9 नवांश एक एक राशि में लेते चले जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेष राशि में पहला नवांश जो है मेष का ही आएगा, दूसरा नवांश जो है वृष का आएगा, तीसरा नवांश मिथुन का आएगा, चौथा जो है मार्स हर्डल, ये क्या भैया, चौथा नवांश जो है कर्क का आएगा, और नवा नवांश जो है वो 26 40 से 30 अंश का जो नवा नवांश पड़ता है वो धनु का आएगा। अब इसके बाद वृष राशि शुरू हो गई, और वृष राशि में जो पहला नक्षत्र है वो कृतिका का पहला द्वितीय चरण है। मेष राशि में कृतिका का प्रथम चरण तक 9 चरण आ जाते हैं और पूरे 9 नवांश आ जाते हैं। वृष राशि का कृतिका का द्वितीय चरण है, तो वहां पर नवांश कौन सा आएगा, सीरियली आप गिनेंगे तो वहां पर मकर राशि आ जाएगी। वृष राशि का जो पहला नवांश है वो मकर का होगा, क्योंकि आपने सीरियली गिनना है, हमको 1 से लेकर के 108 तक गिनना है सभी राशियों में, प्रत्येक राशि में 9 नवांश हमें जोड़ देने हैं। तो मेष में धनु तक आ गया, फिर वृष राशि में मकर से आ गया, और ये समाप्त हो जाएगा कहाँ पर, कन्या राशि पर। कन्या राशि पर जब समाप्त होगा तो तीसरा हमारी आएगी मिथुन राशि आएगी, उसमें वो तुला से स्टार्ट हो जाएगा, और तुला से स्टार्ट होकर के वो मिथुन पर समाप्त हो जाएगा। और जब कर्क राशि आएगी तो फिर वहां से कर्क से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, मीन तक जाएगा। मीन तक जाने के बाद फिर जो है सिंह राशि में मेष से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको जब आप सीरियली पूरा देख लेंगे, 108 नवांश देख लेंगे, तो आप देखेंगे जो फायरी साइन है 1 5 9, उनमें पहला नवांश हमारा मेष से स्टार्ट होता है। 2 6 10 जो राशियां हैं हमारी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, उनमें पहला नवांश आपका मकर राशि से स्टार्ट होता है। तीसरी जो हमारी वायु तत्व की राशियां हैं, उन तीसरी वायु तत्व की राशियों में 3 7 11 जो राशियां हैं, इनमें पहला नवांश तुला से स्टार्ट होता है। और जो हमारी 4 जल तत्व की राशियां हैं 4 8 12, उसमें पहला नवांश हमारा कर्क से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हमको एक आइडिया हो गया कहीं पर भी, और नवांश का मान आपको पहला होना चाहिए। पहला नवांश 3 अंश 20 कला 6 40 और 10 अंश, तीसरा नवांश 10 पर समाप्त होता है, छठा नवांश 20 पर समाप्त होता है, नवा नवांश 30 पर समाप्त होता है। इनको इस क्रम से आप याद कर लें। तो नक्षत्र और राशि को जोड़ने के लिए ये हमारा जो नवांश है ये बड़ा अच्छा काम करता है। अब इसमें नवांश जो है हम लोग पढ़ते हैं, इसमें 3 4 नवांश हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक तो वर्गोत्तम नवांश, कि नवांश वर्गोत्तम क्या होता है, दूसरा पुष्कर नवांश क्या होता है, तीसरा जो है राशि तुल्य नवांश, और चौथा 64वां नवांश। इन 4 को हम लोग पढ़ेंगे। अब यह है कि इसको जरूरत क्या है पढ़ने के लिए, ये नवांश क्यों हम लोग देखते हैं। तो नवांश के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि नवांश राशि में ग्रह अपनी पोटेंसी बताता है, फल देने की क्षमता उसके अंदर कितनी है। ये ग्रह जो है यहाँ का नहीं बताएगा। D1 का जो है आपने देख लिया कि D1 तो ठीक है, लेकिन D9 में अगर वो पावर में है तो फिर जो है निश्चित रूप से वो फल देगा। तो इसमें जो है, लेकिन इसमें चेंज नहीं होता है। वर्गोत्तम नवांश का ये होता है कि D1 चार्ट की राशि किसी ग्रह की, D1 चार्ट की राशि और D9 चार्ट की राशि अगर समान है तो हम इसे कहते हैं वर्गोत्तम नवांश कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप अपने यहाँ जो क्लासिकल हैं उनमें पुष्कर नवांश का कहीं पर भी वर्णन नहीं आता है। पुष्कर नवांश का वर्णन जो है या तो चंद्रकला नाड़ी में आता है, या फिर जो है विद्या माधवीयम एक पुस्तक है, वो केरल की लाइब्रेरी में है, वो साउथ इंडियन में है, हालांकि उसका अनुवाद हो गया है। उसमें इसका वर्णन है। ध्रुव नाड़ी में पुष्कर नवांश का वर्णन है। और प्रश्न मार्ग, ये भी दक्षिण की है, नाम तो प्रश्न मार्ग है, लेकिन ये माने जातक उसके लिए बहुत अच्छी किताब है, 2 वॉल्यूम में है, श्लोक हैं।
और इसमें बहुत अच्छे सूत्र दिए गए हैं। तो इन ग्रंथों में पुष्कर नवांश का वर्णन आता है। पुष्कर नवांश होता क्या है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राहु केतु दो पॉइंट हैं, चंद्रमा के दो कटान बिंदु हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते करते पृथ्वी की कक्षा को काटता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये दो बिंदु मिलते हैं जिनको राहु केतु कहा गया है। ये पॉइंट हैं और ये बड़े सेंसिटिव पॉइंट हैं। इसी प्रकार से एक पॉइंट आता है भृगु बिंदु। अखिल जी बताएंगे आगे चल करके कि भृगु बिंदु क्या होता है। ये चंद्रमा और राहु के बीच का पॉइंट है और ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। इस पर से कोई भी प्लेनेट जब गोचर करता है तो उसका फल दिखाई पड़ता है, एक्सपीरियंस होता है उस फल का। अगर अच्छा ग्रह है, अच्छा शुभ ग्रह कर रहा है तो शुभ फल दिखाई पड़ेगा। अशुभ ग्रह अगर वहां से गोचर कर रहा है तो निगेटिव फल दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से पूरे जोडियक में 4 बिंदु ऐसे हैं राशियों में जो जिनको विशेष बिंदु कहा गया है, वो पुष्कर अंश कहलाते हैं। इनको पुष्कर भाग भी कहते हैं और वो राशियों के अनुपात में बांटा गया है। मेष, सिंह और धनु जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, उसमें 21 अंश जो है वो पुष्कर अंश है। थोड़ा सा म्यूट रखें आप लोग आपस में, तो बातचीत में दिक्कत हो जाती है। 1, 5, 9 राशियां हैं, इनमें 21 अंश एक विशेष अंश है। इसको पुष्कर अंश कहते हैं या पुष्कर भाग भी इसको कहते हैं। इसी प्रकार से 2, 6, 10 राशियां हैं, इसमें 14 अंश 14 अंश जो है ये पुष्कर अंश है। 3, 7, 11 में ये 24 अंश जो है वो एक विशेष सेंसिटिव पॉइंट है। जो 3, 7, 11 राशियां हैं और जो 4, 8, 12 राशियां हैं, इसमें से 21, 14, 24 और 7 जो अंश है, 7 जो है डिग्री, वो विशेष है। तो ऐसे आप याद रखिए 21, 14, 24, 7, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। इसमें जो है इन राशियों में ये बिंदु जो है ये विशेष बिंदु है। अब ये बिंदु किसी राशि में होगा और जब किसी राशि में होगा तो किसी नक्षत्र में भी होगा, क्योंकि राशि में नक्षत्र है। और अगर नक्षत्र में है तो किसी नवांश में होगा, नक्षत्र के किसी हिस्से में होगा। तो जिस नवांश में ये बिंदु स्थित होते हैं वह पुष्कर नवांश कहलाता है। उसे पुष्कर नवांश कहते हैं। ये पुष्कर अंश हैं 21, 14, 24, 7 और ये अंश जिस नवांश में आते हैं उसे पुष्कर नवांश कहते हैं। तो प्रत्येक राशि में 2 नवांश पुष्कर नवांश कहलाता है। 2 नवांश ऐसे होते हैं जो पुष्कर होते हैं, उनमें ये अंश जो है विद्यमान रहते हैं। पुष्कर नवांश जो है वर्गोत्तम के तुल्य है। वर्गोत्तम नवांश और पुष्कर नवांश के एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है। तो कौन कौन से होते हैं उसको चाहे तो नोट कर लें कि किस राशि में। जो 1, 5, 9 राशियां हैं उसमें 7वां और 9वां नवांश जो है पुष्कर नवांश होता है। 1, 5, 9 राशियों में 7वां और 9वां नवांश जो है ये पुष्कर नवांश होता है। अब इसमें 7वां नवांश किसका है? तुला का आएगा, तो तुला शुक्र का नवांश हो गया। और 9वां नवांश धनु का होगा जो गुरु का नवांश होगा। तो आप ये समझिए कि अग्नि तत्व राशियों में शुक्र और गुरु के जो नवांश हैं वो पुष्कर नवांश कहलाते हैं। इसके बाद जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं उनमें जो है तीसरा और पांचवा नवांश जो है वो पुष्कर नवांश कहलाता है। अब देखिए तीसरा नवांश क्या होगा? 2, 6 राशि में यानी मकर से, जो पृथ्वी तत्व राशियों में मकर से स्टार्ट होता है। तो तीसरा नवांश से एक तो मीन का हुआ और दूसरा हुआ वृक का, तो ये भी गुरु और शुक्र के नवांश हो गए। 2, 6, 10 राशियों में तीसरा नवांश जो है वो मीन का है और 5वां नवांश जो है वो वृक का है। तो ये नवांश भी दोनों शुक्र के और बृहस्पति के हो गए।
फिर इसके बाद 3, 7, 11, 3, 7, 11 जो राशियां हैं इसमें छठवां और आठवां नवांश। अब छठवां नवांश कौन सा हुआ भाई बताइए। 3, 7, 11 में तुला से शुरू होता है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नवांश 12वां मीन का हुआ। कन्या राशि का तुला से स्टार्ट करेंगे तो छठवां नवांश फिर मीन का आ जाता है, 16 डिग्री से तो 20 डिग्री, छठवां 23 डिग्री मीन से का है। 26। हाँ, और आठवां नवांश जो है वो फिर आ जाता है शुक्र का, वृक राशि का। तो तीनों में आप देख रहे हैं कि गुरु और शुक्र के नवांश ही जो है ये पुष्कर नवांश है 3 में। लेकिन 4 जो आता है 4, 8, 12 जो जल तत्व राशियां हैं उसमें पहला और तीसरा नवांश, ये नवांश जो है ये पुष्कर नवांश है। तो यहाँ पर पहला नवांश जो है जल तत्व का कर्क होगा, चंद्रमा का, और दूसरा नवांश जो होगा वो मिथुन का होगा, उसका कन्या का होगा, बुध का। तो इसमें जो है 2 नवांश कन्या यानी बुध और चंद्रमा के पास में भी है। तो इस टोटल मिला के 24 नवांश होते हैं। हर राशि में 2 नवांश पुष्कर नवांश है। टोटल मिला के 24 नवांश जो है वो पुष्कर नवांश हो गए। हमारे 108 में से 24 ऐसे नवांश हैं जो पुष्कर नवांश है, ये विशेष नवांश है। और इनमें भी 9 नवांश तो बृहस्पति के हैं, 9 नवांश शुक्र के हैं, 3 नवांश चंद्रमा के हैं और 3 नवांश बुध के। अब इससे आप ये देखिए कि इसको ऋषियों ने किस तरीके से कहा है। आपने जब पढ़ा था नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक पाप ग्रह, तो आपने पढ़ा था जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो चंद्रमा और बुध के साथ तो कंडीशन लगी है, लेकिन शुक्र और बृहस्पति ये अनकंडीशनल बेनिफिक प्लैनेट है। कौन आएगा जो नीचे? हमारे हेलो, फिर क्या करने गए थे? बोल दो तो खाना में जवाब दे दो। मैं जा रही। रेणु जी आप थोड़ा सा म्यूट कर ले। आपका जो भतीजा है वो बहुत मतलब शैतान है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो शैतान 9 नहीं, नवा, एक्टिव। हाँ एक्टिव है लेकिन वो बड़ा परेशान करता है। जी 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 जी। देखिए इसमें मिश्रा हम जी ये देख मेरा रहे हैं। नहीं है। कोई, अरे कोई और होगा, अच्छा, कोई और होगा, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात जिसका नहीं। भी है, जिसका भी एक्टिव है बच्चा। देखिए इसमें हम ये देख रहे थे जो हम लोगों ने नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक अशुभ ग्रहों को हमने जहां पर बाइफरकेट किया था, तो उसमें पाया था कि जुपिटर और वीनस दो अनकंडीशनल जो है वो शुभ ग्रह है। चंद्रमा के साथ में कंडीशन ये लगी है कि ये जो है शुक्ल पक्ष का हो, यानी सूर्य से वो 72 डिग्री आगे हो या सूर्य से 72 डिग्री पीछे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये शुभ है। और मरकरी के साथ में है, अगर ये शुभ ग्रह के साथ में है तो शुभ है। अगर शनि और किसी के साथ में मंगल के साथ में हो गया, राहु के साथ हो गया, तो ये अशुभ हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए इनको 3-3 दिए गए हैं। 3 नवांश चंद्रमा के पास में है, यानी कर्क का पहला, वृश्चिक का पहला, और माने जो है मीन का पहला, और तीसरा नवांश जो है बुध का है। बृहस्पति और शुक्र को 9-9 नवांश दिए गए हैं, ये शुभ ग्रह है। अब इसके बाद जो है इसमें एक और चीज आती है, इसमें 3 नवांश ऐसे हैं जो पुष्कर भी हैं, वर्गोत्तम भी है। 3 नवांश ऐसे हैं जो पुष्कर भी हैं और वर्गोत्तम भी है। जैसे वृख का 5वां नवांश, 5वां नवांश 1440 से 1320 से 1640 तक चलता है। तो वृख का ये नवांश जो होता है 5वां नवांश, उसमें कौन सा नवांश आ जाएगा? 10 से गिनेंगे, 10, 11, 12, 1, 2। तो देखिए वृख राशि में जो, इसीलिए कहा गया, आपको बताया होगा पहले हमने कि वृख राशि का जो 14 अंश है ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। कोई भी ग्रह किसी भी चार्ट में अगर वृख राशि में 14 अंश पर स्थित है तो वो बहुत ही अच्छा ग्रह है, उसका बहुत अच्छा फल है। भगवान श्री कृष्ण का चंद्रमा जो है वो वृख राशि के 14 अंश का था। आप समझ लीजिए कि लोग उनकी पूजा करते हैं। तो 14 अंश का इसका मतलब क्या हुआ कि वृख राशि में है, वृख नवांश में है, पुष्कर नवांश में है,
पुष्कर अंश पर है। और जब हम इसको 6 वर्गों में इसको देखेंगे तो सभी 6 वर्गों में शुभ वर्गों में आता है। आप इसको होरा लगाइए। वृष राशि का जो 14 अंश है, पहली होरा में है, चंद्रमा की होरा हो गई। देश कांड में ये दूसरा नवांश है, दूसरा देश कांड है। तो कहाँ से आ गया? कन्या का आ गया। वृष जो है समराशि में, वहां से चलेगा 2, 6, 10 में, तो वहां पर भी मित्र नवांश में हो गया, मित्र देश कांड में हो गया, नवांश में आ जाएगा। इसके बाद जो है आप दशवांश में देखेंगे तो त्रिशांश में, सब जगह ये अच्छी पोजीशन में है। ये बहुत पावरफुल प्लैनेट हो जाता है। तो ये 3 नवांश है। दूसरा है वृष राशि का 5वां नवांश और कर्क राशि का पहला नवांश। कर्क का पहला नवांश जो है वो कर्क में ही है, वर्गोत्तम हो गया। कर्क राशि कर्क नवांश, तो ये वर्गोत्तम हो गया। और कर्क का पहला नवांश जो है पुष्कर नवांश होता है। तो कर्क राशि का जो पहला नवांश है ये पुष्कर नवांश भी है और वर्गोत्तम नवांश भी है। ये बहुत पावरफुल नवांश है। अगर जुपिटर किसी का यहाँ पर है तो आप समझ लीजिए कि वो जातक बहुत टॉप पर है। हम 2 उदाहरण आपको देंगे। अमिताभ बच्चन का जुपिटर कर्क राशि में और कर्क नवांश में। आप देखा होगा कि अभी वो 81 के हो गए हैं और आज भी जो नए नए जितने भी हीरो हैं या जो कला अच्छे एक्टर्स हैं, उन सब से आज भी उनकी इनकम ज्यादा है और अभी भी वो एक्टिव है, क्योंकि बृहस्पति जो है उनका कर्क राशि और कर्क नवांश में। इसी प्रकार से आप पी सिंह, उनका भी जो है बृहस्पति लग्न में कर्क राशि और कर्क नवांश में। अगर चार्ट तो लग नहीं सकता, नहीं, ये दोनों चार्ट हम लोग लगा के देख सकते हैं। सर ये बना देंगे, बता दीजिए। हाँ, इसका अमिताभ बीपी सिंह का जो है वो अमिताभ बच्चन का देखते हैं। उनका 11 अक्टूबर 1942 का जन्म है। अगर वो चक्र जन्मांक चक्र आपके पास है तो बोलते जाइए। हाँ, बोल दीजिए। कुंभ लग्न है अमिताभ बच्चन का, कुंभ लग्न है। पहले हम लोग अमिताभ की डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, कुंभ लग्न बनाए जी। लग्न में केतु है जी। सप्तम में राहु है। 4th हाउस में रेट्रो शनि है वृष राशि में। 6ठे भाव में बृहस्पति है कर्क का। और 8म हाउस में मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र, 4 ग्रह हैं। मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है। और 9th हाउस तुला में चंद्रमा है। इनका जो नवांश है वो तुला से है। आप लोग नोट भी कर लें सब लोग। 11 अक्टूबर 1942 का है। 16:00 पर, यानी 16 घंटे पर इलाहाबाद का जन्म है इनका। 3rd हाउस में केतु है। हाँ, जुपिटर और मंगल भी वहीं पर है, मार्स। नाइन्थ हाउस में राहु और शनि, सेटर्न। और 11th हाउस में सूर्य और बुध है। फोर्थ हाउस में मकर राशि में चंद्रमा है। वीनस सर ये मरकरी में है। वीनस जो है टॉरस में है। जी। टॉरस में है वीनस।
अब जरा देखिए वीनस की पोजीशन जरा देखते हैं। कन्या राशि में है और बृख नवांश में है। 2, 6, 10 का कौन सा नवांश बताया था पुष्कर? तीसरा और पांचवा। तो देखिए इनका वीनस भी जो है पुष्कर नवांश में है। वीनस पुष्कर नवांश में है और जुपिटर जो है आप देखेंगे कर्क राशि में है जुपिटर, और कर्क नवांश में ही है। तो कर्क राशि का फर्स्ट जो नवांश है वो वर्गोत्तम भी है और पुष्कर नवांश भी है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो उनका जुपिटर है वो वर्गोत्तम भी है और पुष्कर नवमांश में भी है। हाँ, अब देखिए इसमें एक नियम है। चंद्रकला नाड़ी में एक श्लोक आता है। चंद्रकला नाड़ी का एक श्लोक आता है, केंद्र त्रिकोण गे जीवा पुष्करांशे सुभाग्यवान षष्ठाष्टम व्यायानस्थे, यानी 12th राशि के साइन दुबलो पुत्र शोकवान। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर बृहस्पति केंद्र और त्रिकोण में स्थित है तो वो बहुत भाग्यशाली है। पुष्करांश में, केंद्र त्रिकोण में वर्गोत्तम अथवा पुष्करांश में स्थित है तो वो बहुत भाग्यशाली है। परंतु यदि वो D9 की उस राशि में गया जो 6, 8, 12 में पड़ी हुई है, तो ऐसा जातक धनवान होते हुए भी वो शारीरिक कष्ट उसको जरूर मिलता है, कोई न कोई शोक उसको मिलता है। तो यहाँ पर हम जरा ये देखते हैं कि बृहस्पति यहाँ पर कर्क राशि चूंकि 6ठे भाव में आ गई, D1 के 6th हाउस में कर्क राशि आ गई और यहाँ पर वो केंद्र में है। लेकिन जो है पुष्कर नवांश के उसका फल तो दिया कि महानायक बना दिया। वीनस और जुपिटर दोनों जो है पुष्कर नवांश में है। जुपिटर वर्गोत्तम भी है, पुष्कर नवांश में भी है। तो इसने आर्थिक स्थिति से और वही ख्याति तो बहुत दे दी। लेकिन आपको याद होगा 80 में कुली की जब शूटिंग हो रही थी तो ये 6ठा भाव आंतों का है। इनके आंतों में विशेष परेशानी रहती है, कई बार इनको ऑपरेशन भी हो चुका है और उस समय बहुत चोट लग गई थी। तो जुपिटर ने रोग भी दिया। इस जुपिटर ने इनको महानायक भी बनाया और इसी जुपिटर ने इनको हेल्थ प्रॉब्लम भी दी। तो पहले मैंने जो बताया था आपको कि ग्रह के साथ दोनों फल एक साथ चलते हैं। अगर वो आर्थिक दृष्टि से अच्छा भी फल कर रहा है तो 6, 8, 12 का स्वामी या वहां पर स्थित होने से वो हेल्थ इश्यू भी देता है। तो ये अमिताभ बच्चन की कुंडली में हम ये देख सकते हैं कि जो बृहस्पति है इस कुंडली के लिए बृहस्पति कहाँ कहाँ का स्वामी हुआ? 11 और 2 का स्वामी हुआ। 2 और 11 का स्वामी होने का मतलब क्या हुआ? ये धन का बहुत अच्छा कारक हो। इस कुंडली के लिए बृहस्पति धन का बहुत अच्छा कारक है क्योंकि 2 और 11 का स्वामी है और उच्च का होकर के उच्च नवांश में, पुष्कर नवांश में, वर्गोत्तम नवांश में बैठा है। तो धन की इतनी जो है ह्यूज अमाउंट में इनके पास धन है, बहुतायत धन है, ये सबको पता है। लेकिन ये चूंकि 6ठे भाव की राशि में है और नवांश में भी ये 6ठे भाव की राशि में आ गया है, इसलिए इसने हेल्थ प्रॉब्लम भी दी। तो ग्रह को हम दोनों फलों को देखेंगे। वीनस को जरा देखते हैं कि वीनस जो है इस कुंडली की योग कारक है। वीनस इस कुंडली के लिए योग कारक है क्योंकि कुंभ लग्न के लिए और मकर लग्न के लिए वीनस जो है वो केंद्र त्रिकोण का एक साथ स्वामी होता है, हम लोग पढ़े हैं। तो वीनस भी जो है नीच का होकर के और पुष्कर नवांश में चला गया। D1 में वो नीच का है और ये कॉम्बिनेशन भी आप देख रहे हैं कि मार्स है, मरकरी है और वीनस है। मरकरी और वीनस जो है ये आर्ट के, ये जो है एक्टर का इसका वो बनता है और मंगल जो है वो देह से। तो ये एक्टिंग जो है उस तरह की एक्टिंग में ये आए, सिने स्टार बने। यहाँ पर नीच का होकर के भी नवांश में उच्च का हो गया है।
उच्च का नहीं, अपनी स्वक्षेत्रीय हो गया है, पुष्कर नवांश में है, तो एक्टिंग भी इसने दी। यानी एक तरफ वो अच्छे से अच्छा वो भी कर सकते हैं, छोटा से छोटा भी काम, घड़ी डिटर्जेंट का भी प्रचार कर सकते हैं, केवीसी में भी वो बैठते हैं। तो आप समझिए कि ये इनका जो मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन है, यहाँ नीच भंग भी है। मरकरी यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, वीनस यहाँ पर डेरिवेटेड है, और ये नवांश में जाकर के अच्छा हो जाता है वीनस। तो इस तरह से प्लैनेट को हम नवांश में देख करके उसकी पोटेंशियल क्या की। यहाँ अगर हम कहेंगे तो ये वीनस निगेटिव है, क्योंकि वो एक तो अष्टम में गया है और दूसरा जो है यहाँ पर नीच का हो गया है। लेकिन जब हमने D9 देखा तो D9 में ये केंद्र में आ गया। ये भी अभी जब हम लोग D9 चार्ट को और विश्लेषण करेंगे तो D9 में कोई ग्रह अगर D1 की केंद्र त्रिकोण की राशियों में आ जाता है तो उसको डबल पावर मिल जाती है। तो यहाँ पर एक तो अपने घर का हो गया है वीनस, दूसरा वीनस जो है D1 के केंद्र के राशि वृक में आ गया है। तो यहाँ पर वीनस बहुत पावरफुल हो गया है। और वीनस आप जानते हैं कि पूरा जिसका सांसारिक सुख सुविधाएं, लग्जरी, अच्छे कपड़े, अच्छे वाहन, अच्छा मकान, इस सब का कारक है। और आप सब दो देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी के पास सब कुछ है, कोई चीज बची नहीं है, सब कुछ है। ये वीनस ने यहाँ पर अपना जो है प्रभाव दिखाया कि केंद्र की राशि में आ गया और अपने नवांश में आ गया, अपने और पुष्कर नवांश में आ गया। इसी तरीके से अगला चार्ट एक और हम लोग डिस्कस करेंगे, बीपी सिंह। आप बीपी सिंह को सभी लोग जानते हैं कि बीपी सिंह 2 बार यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। केंद्रीय में जाकर के केंद्र में एक तो गृह मंत्री एक बार रहे, एक बार डिफेंस मंत्री रहे। इसके बाद राजीव गांधी जी के बाद जो है ये प्राइम मिनिस्टर भी हो गए थे। तो उनकी कुंडली भी पोटेंशियल होनी चाहिए। तो किस ग्रह ने उनको पोटेंशियल बनाया इसको भी देखते हैं। तो जरा बीपी सिंह की कुंडली थोड़ा और लगाते हैं। अखिल जी। सर मेरा एक हेलो। क्वेश्चन था। हाँ जी बोले। ये वर्गोत्तम को आप थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे? मतलब वर्गोत्तम ये तो एग्जाल्टेड है जुपिटर कैंसर में। वर्गोत्तम का मतलब होता है जब D1 और D9 दोनों चार्ट में वो एक ही राशि। ठीक है। जब प्लैनेट D1 जिस राशि में D1 में है, अगर उसी राशि में वो D9 में भी आ जाता है तो इसको वर्गोत्तम कहते हैं। और वर्गोत्तम में जो है इसको विशेष पावर मिल जाती है, प्लैनेट को विशेष पावर मिल जाती है वर्गोत्तम में। और अगर कहीं पुष्कर नवांश में चला गया तो पुष्कर नवांश और अच्छा है, क्योंकि वो वर्गोत्तम में तो जो है कई नवांश वर्गोत्तम, पुष्कर नवांश और वर्गोत्तम एक साथ जब होते तो केवल 3 नवांश ऐसे हैं 108 में जो पुष्कर नवांश भी है और वर्गोत्तम भी है। वो अभी हमने 3 आपको बताए थे कि वृक्ष का 5वां नवांश, कर्क का पहला नवांश और धनु राशि का 9वां नवांश। ये सर जो अगर ये हाँ। जुपिटर यहाँ तो उच्च का है, अगर नीच का होता और वर्गोत्तम होता तो अब देखिए नीच का वर्गोत्तम का मतलब क्या हुआ कि नीच का ग्रह निगेटिव फल करता है। जब ये वर्गोत्तम हो जाएगा तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, इसकी क्वालिटी चेंज नहीं होती है। ये हम पहले बता भी चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि जब भी जैसे मान लीजिए नीच का है और वो वर्गोत्तम हो गया है तो इसका मतलब यह है कि वो शुभ नहीं हो गया, वो नीच का फल और अच्छे और इफेक्टिवली करेगा। मतलब और बुरा करेगा तो बहुत अच्छे से बुरा करेगा। हाँ बुरा करेगा। जैसे मान लीजिए अगर सस्टेस है, सस्टेस जो है रोग देता है, अगर वो D9 में उच्च का हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्गोत्तम हो गया। इसका मतलब 6ठे भाव का फल जो है बढ़ गया, अच्छे तरीके से करेगा। तो वो आपको कंपटीशन में आपको दिला देगा अच्छी स्थिति, आपको जो जुडिशरी के लिटिगेशन है उसमें जीता देगा। लेकिन रोग भी इतना भयंकर देगा कि वो बहुत बड़ा रोग होगा। उसकी पावर बढ़ती है प्लैनेट की क्वालिटी चेंज नहीं होती है। ओके सर मिश्रा जी मेरा क्वेश्चन था। जी जी बोले। मैं कह रहा हूँ मैंने सुना है कि जो वर्गोत्तम प्लेनेट जो होता है ना, अगर जी। किसी का वर्गोत्तम हो तो हाँ। उसका ना हेल्थ में उसका हेल्थ अच्छा रहता है। नहीं पेट लग्न सपोर्ट से वर्गोत्तम,
उसमें जी। केवल आता है अगर हेल्थ को या तो देखना है लगन का तो वर्गोत्तम, नहीं मेरा, क्योंकि मेरा लग्न लगन का। का वर्गोत्तम है, तो लगन का तो नहीं होगा। अगर लगन में वर्गोत्तम है तो वो हेल्थ के लिए अगर अच्छा होगा। लग्न देखिए लग्न हमने बताया, लग्न हमारा शरीर है, हाँ जी। अगर वो वर्गोत्तम है तो जी। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, राइट बशर्ते सर। कि वो लग्न जो है पीड़ित ना हो। कभी कभी क्या है, वर्गोत्तम तो है लेकिन वो पीड़ित है, पाप कर्तरी में है, लग्नेश कहीं 6, 8, 12 में चला गया, नीच का हो गया, राहु केतु के एक्सिस पर आ गया, तो उसमें दोनों चीजें हो जाएंगी, कंप्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर वो मैलेफिक इफेक्ट में नहीं है और वर्गोत्तम है तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। ये लग्न वर्गोत्तम के लिए है। सर, जी जी। जैसे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में वीनस जी अष्टम भाव में ही पुष्कर हो रहा है ना? हाँ, अष्टम भाव की राशि में जा रहा है ना, तो वो राशि तो अष्टम में पड़ी है, D9। तो आप देखिए हाँ। अष्टम में क्या होता है, अष्टम का जो है वो फल बहुत संघर्ष के बाद मिलता है। आप इनका अगर लाइफ हिस्ट्री देखेंगे तो इनको पैसे की, इन्होंने प्रारंभ में कलकत्ता में एक छोटी कंपनी में नौकरी की, वहां पर इनको सक्सेस नहीं मिली, उसके बाद ये बॉलीवुड में आ गए, यहाँ भी इन्होंने बड़ा संघर्ष किया, एडवर्टाइजमेंट में कहीं पहले इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन बाद में जब जुपिटर का इनका दशा स्टार्ट हुई तब इनकी पहली फिल्म जो है लॉन्च हुई थी। तो अष्टम के प्लैनेट जो है देते जरूर हैं लेकिन बहुत संघर्ष के बाद देते हैं। तो यहाँ 4 प्लैनेट हैं। अब देखिए क्या होता है कि 6, 8, 12 में अगर ज्यादा प्लैनेट है तो जो प्लैनेट सबसे नजदीक होगा उस भाव मध्य के, वो प्लैनेट तो बेकार हो जाएगा, और शेष प्लैनेट जब एक बेकार हो गया तो शेष प्लैनेट फिर अच्छा फल कर देंगे। 6, 8, 12 में ये संघर्ष के बाद इनको मिलता है। अरे बहुत हंसी आ रही भाई। नहीं भाई मिश्रा जी, हाँ, मैंने पूछने- थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। आपने वो पुष्कर योग शुरू में बताया तो मैं आप वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक हाँ है। हाँ हाँ, पुष्कर, हाँ रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग देख रिकॉर्ड लीजिए। देख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चार्ट अभी अमिताभ बच्चन का हमने बताया, इसमें जुपिटर इनका जो है वो पुष्कर नवांश में भी है और वर्गोत्तम नवांश में भी है, लेकिन ये छठे भाव की राशि की वजह से इसने हेल्थ प्रॉब्लम भी दी लेकिन पैसा बहुत दिया। तो इसको इस तरह से हमने वीनस को भी देखा कि वीनस जो है वो आर्ट का, एक्टिंग का कारक ग्रह है, मरकरी के साथ में है। यहाँ यद्यपि वो यहाँ हम कह सकते हैं कि नीच भंग में है, मरकरी एग्जॉल्टेड है वीनस, लेकिन अष्टम भाव में नीच का अगर हम कहेंगे तो D9 में ये बहुत अच्छा हो गया है। एक तो D1 की केंद्र की राशि में आ गया, अपने नवांश में आ गया, पुष्कर नवांश में आ गया, तो वीनस बहुत अच्छा फल करने वाला हो गया। इस कुंडली के लिए वो योग कारक भी है। तो यहाँ पर जो कमी थी D1 में वो D9 में इसकी पूर्ति हो गई, इसलिए इसका वीनस और जुपिटर दोनों के फल बहुत अच्छे मिल गए। और जुपिटर के लिए बता ही दिया कि वो 9 और 11 और 2 का स्वामी है, जो धन के लिए विशेष कारक है। अब आगे हम बीपी सिंह की कुंडली थोड़ा सा और देख लेते हैं, अखिल जीरा उनकी कुंडली में भी, तो ये हमें समझ में आ जाएगा जो हम लोग पुष्कर नवांश और इसकी उपयोगिता ये समझ में आ जाएगी कि प्लैनेट अगर पुष्कर नवांश इसमें में है। एक, हाँ बोले सर, इसमें एक चीज हम हाँ, ऐड करना चाह रहे थे कि जी ये जैसे पुष्कर नौमांस की जैसे बात हो रही है, तो ये पुष्कर नौमांस जो है जब कोई प्लेनेट जाता है तो हाँ, वो जब उसकी दशा अंतर दशा आती है उसके विशेष रूप से बढ़िया फल मिलते हैं। तो जैसा कि हाँ, सर ने भी बताया कि जब वो जुपिटर की उनकी दशा आई तो उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखें कि प्लेनेट तो जो है बढ़िया दिख रहा है लेकिन उसका फल कम मिलेगा। तो जब उस प्लेनेट की, पुष्कर नौमांस प्लेनेट की दशा, अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा आएगा, जब उसको मौका मिलेगा तभी वो रिजल्ट अपना दे पाएगा। ठीक है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही। अब देखिए बीपी सिंह का जो है 25 जून 1931 का है वर्ष। पच्चीस जून 1931 के सुबह 7:51 इलाहाबाद। इनका कर्क लग्न है, लग्न सर। में जुपिटर है, हाँ कर्क लग्न, जुपिटर वहीं पर है
सिंह राशि में मंगल है इनका, कन्या राशि में 3rd हाउस में केतु है, 4th हाउस में चंद्रमा है तुला का, 6ठे भाव में धनु का शनि है। और 9वें हाउस में राहु है, एकादश में शुक्र है। द्वादश भाव में सूर्य और बुध है, सूर्य और बुध। पहले तो इसको जो है थोड़ा सा D1 चार्ट को ही देख लें, इसमें योग देखिए कैसे पड़े। कर्क लग्न की कुंडली है, जुपिटर उच्च का है, नवमेश होकर के ये लग्न में बैठा है, यानी भाग्य का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है, तो ये एक इसको इनको भाग्यशाली बना रहा है, ठीक है ना। दूसरा ये एक और है कि केंद्र में एक शुभ ग्रह चंद्रमा जो है दिग्बली होकर के बैठा है, उसको दिग्बल मिलता है। चंद्रमा और शुक्र को 4th हाउस में दिग्बल मिलता है, डायरेक्शनल जो है स्ट्रेंथ चंद्रमा को, तो ये भी एक शुभ ग्रह। 2 शुभ ग्रह केंद्र में हैं, तो ये एक अच्छी कुंडली है। तीसरा है कि जो 6, 8, 12 हैं, इनमें कहते हैं पापी ग्रह अच्छा फल करते हैं। तो देखिए शनि जो है वो 6ठे भाव में बैठा हुआ है। और एक और चीज है कि पॉलिटिक्स में ये क्यों गए, इसमें से कोई ग्रह बकरी है ना, शनि देखो बकरी है, बकरी होकर के ये जब आया वृश्चिक राशि में, इसका इफेक्ट आया तो सूर्य से संबंध बना इसका। वैसे तो सूर्य से सीधा संबंध है, लेकिन बृहस्पति और राहु से इसका संबंध बना शनि का। तो आपने ये जानते हैं कि जब भी किसी कुंडली में शनि का सूर्य, जुपिटर और राहु से संबंध बनता है तो वो पॉलिटिक्स में जाता है। ये पॉलिटिक्स में इसीलिए आए हैं। और ये एजुकेशन इनकी देखिए, शनि की सीधी दृष्टि है मरकरी के ऊपर जो शिक्षा का कारक है। तो ये टेक्निकल इन्होंने बीएससी किया था। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इनके टीचर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीएससी किया था, उसके बाद एलएलबी किया है। तो एलएलबी में भी जो है बुध और केतु, शनि और बुध का भी संबंध एलएलबी में बनाते हैं। प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि केतु इन्वॉल्व नहीं था, और बहुत ही लॉजिकल थे। इनकी वाणी जो है बहुत लॉजिकल थी, क्योंकि 2nd हाउस में मंगल बैठा हुआ है और ये सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। तो इस तरीके से जो है कुंडली बहुत ही पोटेंशियल है, और इसकी पोटेंसी D9 में और बढ़ जाती है। जरा D9 चार्ट बनाते हैं। D9 एक मिनट देखते हैं इनका D9, अमिताभ बच्चन का। वो अमिताभ नहीं, वो सॉरी वो है ना, ये तो नहीं देख रहे, वही देख रहे। ये वीपी सिंह है। हाँ बीपी सिंह का आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। मिश्रा जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। तुला का D9 ये पुष्कर नवांश पुष्करांश में हाँ जी बोलो। क्या क्या पुष्कर नवांश जी बताओ। पुष्करांश में क्या फर्क है? देखो पुष्करांश जो है वो एक अंश है, 21, 14, 24, 7। हाँ ये 1 डिग्री है, कोई एक विशेष डिग्री है। और पुष्कर नवांश जो है वो 3 अंश 20 कला का है। जिस नवांश में ये पुष्कर अंश स्थित है वो पुष्कर नवांश है। अच्छा, फल के हिसाब से क्या नवांश फर्क है? हाँ जी, फल के हिसाब से क्या फर्क है? फल के हिसाब से पुष्कर अंश पर जो प्लैनेट है वो ज्यादा पावरफुल है।
और पुष्कर नवांश में है तो पावर तो है उसके पास, लेकिन उतनी पावर नहीं है। अच्छा जैसे उच्च का लिखा ना कि उच्च में एक परमोच्च बिंदु होता है। जी मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तो इसका 10 अंश जो है परमोच्च का है। लेकिन हम लोग मानते हैं 1 से लेकर के 30 अंश तक भी उसको मान लेते हैं कि वो उच्च का है, लेकिन फल अलग अलग है। जो परमोच्च बिंदु पर है उसका फल अलग है, और उस राशि में है तो उसका फल अलग है। इसी प्रकार से जो अंश है, एक अंश, उस पर जब यह है, जैसे 21 अंश को हम मान सकते हैं 20 अंश से लेकर के 21 अंश के बीच में कहीं पर भी है। अच्छा लेकिन अगर 21 प्लस हो गया तो फिर वो पुष्करांश में नहीं रहा, फिर वो पुष्कर नहीं नवांश में चला गया, लेकिन पुष्करांश में नहीं रहा। तो 21 डिग्री जो किसमें होनी चाहिए, अग्नि राशियों में? इनकी फोटो भेजनी क्या? हाँ, 1, 5, 9 राशियों में 21 अंश जो है वो पुष्कर अंश है। अच्छा 2, 6, 10 में 24। हाँ, 21, 14। 2, 6, 10 में 14। हाँ, और फिर 3, 7, 11 में 24 और 4। हाँ हाँ, बताएं 8, 12। तो प्रिया जी बोले। कि सर अगर 1 डिग्री का ही अंतर है, जैसे 21 डिग्री में मेष में है, जैसे मेरा केतु है वो 20 डिग्री के हैं, तो पुष्करांश में आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर नहीं, वो जैसे 20 का नहीं होगा, उसमें मिनट्स जरूर कुछ होंगे। हाँ मिनट भी है, 20 डिग्री और 16 मिनट है। हाँ, तो वो हो गया है ना, 20 से स्टार्ट हो जाता है, 20 और 21 के बीच में जब भी आएगा तो फिर बन जाएगा। सर ऐसे ये जैसे ये वर्गोत्तम कुंडली है वृषभ राशि के, तो जी। ये यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि 14 डिग्री पुष्करांश है, 15 डिग्री 19 मिनट का है मेरा वो लग्न। हाँ, तो फिर तो वो ये पुष्कर नवांश में तो जा सकता है, लेकिन पुष्कर अंश में नहीं। अच्छा अच्छा, एक ये अंश से ज्यादा हो गया ना, उसमें 2 अंश ज्यादा। लगभग अंतर पड़ गया। 59 का मतलब हो गया अगला अंश आ गया। जी जी जी, तो सर जी मेरे अभी शनि में केतु की अंतर्दशा चल रही है, तो कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। नहीं, फायदा केतु क्या करता है? केतु जो है आपको एस्ट्रोलॉजी करा रहा है, कई जगह आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही है। हाँ जी सर, सर अध्यात्म में भी बहुत ऐसे रुचि आ गई हाँ, तो अचानक। वो स्पिरिचुअल केतु जो है वो सांसारिक सुख सुविधाओं से डिजेक्ट करता है। हाँ वो जी हाँ जी सांसारिक सुख सुविधाओं को छीनता है, ब्लॉक करता है। वो कहता है नहीं, आप गॉड की तरफ चलिए, स्पिरिचुअलिटी में आप आइए, ये केतु जी। का काम है। तो हाँ वो जी सर, आपको, चूंकि पुष्करांश में है, तो आपको पूरे टाइम, माने आप कम से कम 24 में 6 घंटे जो है आप एस्ट्रोलॉजी या इसमें स्पिरिचुअल साइड में आप काम करती है। हाँ जी सर, पूरे 20 घंटे करती हूँ, यही काम कर रही हूँ आज। हाँ, तो वो केतु का अपना काम करा रहा है। ये जो है क्या कहते हैं, केतु अध्यात्म और जो है एस्ट्रोलॉजी की वजह से आपकी नौकरी भी चल रही है। अगर हाँ। आप ये एस्ट्रोलॉजी ना कर रही होती या अध्यात्म में ना होती तो हो सकता है नौकरी भी जा सकती थी। नहीं, इसलिए कि वो नौकरी से भी छुड़वाते हैं, VRS दिलवा, हाँ VRS दिलवा देता है, नौकरी से मोक्ष। हाँ, इसलिए केतु को आपने काम दे दिया है, तो अब वो उधर डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके प्रोफेशन में वो दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको काम दे दिया है एस्ट्रोलॉजी करने के लिए। जी जी जी, बहुत अच्छा। जी जी, धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके। तो तुला लग्न का बनाइए जरा, इनका D9 तुला रहा। हेलो, बोले सर तुला लग्न? हाँ, तुला लग्न का बनाओ जी। ठीक है। अब देखिए, सेकंड हाउस में मरकरी है जी। थर्ड हाउस में सन, सैटर्न और राहु, मून। अब देखो पूरा कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में बन गया इनका पॉलिटिक्स वाला। सैटर्न, राहु, मून और सन, पूरा कॉम्बिनेशन बन गया एक ही जगह कि ये फुल्ली पॉलिटिक्स में ये चले गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये उसमें भी थे, प्रेसिडेंट भी हो गए थे। ये फुल्ली जी, ये इस कॉम्बिनेशन से कैसे बताया सर? अरे सैटर्न, देखिए, शनि जो है, शनि सैटर्न का सन और राहु से बन गया, जुपिटर नहीं इन्वॉल्व हुआ अभी? नहीं, जुपिटर कर्क में है ना। अच्छा अच्छा, कर्क में, ओके। कर्क में जुपिटर है, तो वो मतलब जो है यहाँ बन रहा है ना, जुपिटर यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, और वो वहां पर जो ये यही एक पूरा हो गया, वो 10th हाउस में आ गया ना जुपिटर, जी जी जी, उच्च का होकर के।
वीनस केतु जो है वो 9th हाउस में है, मरकरी के साइन में वीनस केतु। एक बचा है, एक बचा है मार्स जो है सिंह में है। अब देखिए मार्स जो है इनका वर्गोत्तम में है, इनका मार्स जो है मंगल वो वर्गोत्तम में है, क्योंकि सिंह राशि में भी और सिंह नवांश में भी है। जुपिटर आप देखेंगे कि वर्गोत्तम भी है और पुष्कर नवांश में भी है। जुपिटर कर्क राशि में D1 में भी है और कर्क राशि में D9 में भी है। केंद्र और त्रिकोण दोनों की राशि में यहाँ पर आ गया है, पुष्करांश में भी आ गया है। तो आप समझ लीजिए कि जुपिटर कितना पावरफुल हो गया। और इस जुपिटर के 12th का जो है 9th हाउस का स्वामी है। तो अब आप देखिए कि जुपिटर ने इनको कहां से कहां पहुंचा दिया। एक तो बाई बर्थ जो है ये राजा थे, मांडा के राज परिवार में इनका जन्म हुआ, और दूसरा मतलब जो है ये अपनी लाइफ में सब सर्वोच्च पद पर, जो प्रधानमंत्री का पद होता है, वहां तक ये पहुंच गए। यानी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से लेकर के वो प्राइम मिनिस्टर तक ये पहुंच गए। तो ये कुंडली से आप साफ साफ देख सकते हैं। तो यहाँ जुपिटर भी है और एक और है यहाँ पर शनि। यार शनि को भी देखिए, शनि इनका यहाँ पर धनु राशि में है और वहां पर धनु नवांश में भी है। D9 में भी सेजिटेरियस में है और D1 में भी सेजिटेरियस में है। तो ये भी जो है एक वर्गोत्तम नवांश में आ गया। और धनु का जो है नवा नवांश जो है वो वर्गोत्तम भी होता है और पुष्कर भी होता है, पुष्कर भी होता है। 7वां और नवा ना, 1, 5, 9 का 7वां और नवा नवांश पुष्कर नवांश होता है। तो धनु का जो नवा नवांश है वो पुष्कर नवांश भी है, वर्गोत्तम नवांश भी है। तो इस तरीके से जो है, लेकिन वो छठे भाव में बैठा हुआ है और मंगल के ट्राइन में है। अब जरा इसको थोड़ा सा और देखिए, ये मंगल के ट्राइन में है, छठे भाव में बैठा है, वक्री होकर के राहु से मिलता है। तो राहु और मंगल की दृष्टि भी इसमें आ जाती है वक्री में। इनके बड़े भाई एक जो है जज थे, शनि बड़े भाई का कारक है, उनका मर्डर हो गया था इलाहाबाद में। एक डकैत जो गैंग था उसके अगेंस्ट उन्होंने जजमेंट दिया था, इसके बाद जो है उनका मर्डर हो गया था। यहाँ देखो शनि बड़े भाई का कारक है। यहाँ पर बकरी होकर के जब वृश्चिक में आता है तो राहु से संबंध और मंगल से सीधा संबंध उसका बनता है। गोली मार दी गई थी, वो कोर्ट से बाहर मैं सुबह टहलने जाते थे वहां पर सिविल लाइंस में, और मॉर्निंग वॉक के समय ही इनको गोली से शूट कर दिया गया था। इनके बड़े भाई थे। तो इसीलिए जब ये चीफ मिनिस्टर यूपी के बने तो उन्होंने 10 उन्मूलन के एक बहुत बड़ा वो चलाया, और उस समय जितने भी जो गैंग चल रहे थे डाकुओं के, वो लगभग सब इन्होंने समाप्त कर दिए थे, केवल इसीलिए कि इनके भाई का मर्डर एक डाकू ने कर दिया था, उसके खिलाफ इन्होंने जजमेंट किया था। तो यहाँ पर ये भी जो है ये जस्टिफाई हो रहा है कि शनि बड़े भाई का कारक है और यहाँ पर सीधे मंगल की ट्राइन में है, और बकरी होकर के जब आता है वृश्चिक राशि में, वृश्चिक नेचुरल जोडियक की अष्टम भाव की राशि है। शनि वृश्चिक राशि में सबसे खराब फील करता है और वो राहु से और मंगल से सीधा जुड़ जाता है। राहु सडन है और मंगल बुलेट है, उससे जो है शनि पर अटैक हुआ और उनकी डेथ हुई। तो ये भी जो है इसमें जस्टिफाई हो रहा है। और इनका जो राइज हुआ इन्होंने, वो जुपिटर और शनि दोनों की वजह से ये इनको जो है प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। तो शायद अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा है तो पुष्कर नवांश और वर्गोत्तम नवांश के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि अगर कोई ग्रह इसमें है 6, 8, 12 की राशि में जाता है तो वो हेल्थ इश्यू भी देता है। वो माने जो है अन्य सुख सुविधाएं देने के साथ साथ हेल्थ इश्यू भी दे देता है, और ग्रह जिस तरीके का है उस तरह का फल देता है। जैसे केतु बताया अभी सुप्रिया जी का, केतु जो है पुष्कर नवांश में है, उसका दशा चल रही है। शनि केतु दोनों जो है ये अध्यात्म के ग्रह हैं। ये जो है कहते हैं अगर कायदे से आओ आओ, नहीं तो इतना हम परेशान कर देंगे कि आपको आना पड़ेगा इस दिशा में। तो अगर अपने मन से जो लोग आ जाते हैं इधर, उनके लिए तो ये मददगार हो जाते हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए वो इनकी दशा अंतर्दशा चल रही है और अपने मन से नहीं आते हैं, तो फिर इतना परेशान हो जाते हैं कि परेशान होकर के फिर आना पड़ता है इस तब साइड। फिर एस्ट्रोलॉजर की वजह से आएंगे, जब वो बहुत बढ़िया हाँ बताएगा, जब वो बताएगा कि जो है। बहुत जी बढ़िया जी बताया मिश्रा जी, थैंक यू हाँ सो। जी। बहुत बढ़िया बता रहे हैं मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया कहाँ बता रहे हैं आप लोग, जो है क्यों? आप लोग पूछ लेते हैं तो वही हम बता देते हैं भाई, जो अरे हमें नहीं आता है। नहीं, ज्ञान का भंडार है। नहीं तो वही हम लोग चल रहे हैं कि अब देखिए बीपी सिंह का हो गया। अब इसके बाद जो है एक चार्ट और भी है, अगर आप लोग चाहे, एनटी रामा राव। ये बीपी सिंह की डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। बीपी सिंह की डेट ऑफ 25 जून 1931 का है, 7:51 इलाहाबाद। अब इसको आप अपनों लोग चेक करिएगा, हम आपको बताए दे रहे हैं एग्जाम्पल। एनटी रामा राव के 5 प्लैनेट और लग्न, 5 प्लैनेट और लग्न पुष्करांश में थे। राइजिंग नवांश फास्ट इन द 6, राइजिंग नवांश जो है और 5 प्लैनेट, ये जो है, अब आप समझिए कि इन्होंने, रामाराव जी को आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश के ये बहुत बड़े माने वो थे, कलाकार थे, और ये राम बनते थे। कई दक्षिण की कई फिल्मों में ये जो है आध्यात्मिक जो है रोल अदा करते थे, बहुत अच्छे हीरो थे। और बाद में जो है ये पॉलिटिक्स में आए, और पॉलिटिक्स में आने के बाद वहां के चीफ मिनिस्टर बने 2 बार। लेकिन इनके क्या अग्नि तत्व में 5 प्लेनेट है सर क्या? नहीं यार, वो हमने चार्ट नहीं बना पाए। अच्छा 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 अच्छा। चार्ट बना के आप लोग चार्ट बना के दीजिएगा इनका, एनटी रामाराव, एक्सरसाइज एनटी रामाराव का चार्ट जो है आप बनाइए। इनका टाइम देखते हैं, अच्छा एनटी रामाराव का बन जाता तो बनाते। वैसे हमारे पास उसमें है, लेकिन वो कहाँ पर है ये हमें नहीं पता, बहुत से चार्ट हैं अपने पास। डेट ऑफ बर्थ टाइम, 1 मिनट देखते हैं। एक इसमें ये विशेषता ये थी कि आप इनका वो तो जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, ये बहुत बड़े कलाकार थे और ये चीफ मिनिस्टर आंध्र के बने। लेकिन बाद में इनके दामाद जो चंद्रबाबू नायडू थे, इन्होंने इनको क्या किया कि एक बार तो इंदिरा जी ने इनकी सरकार गिरा दी थी। यद्यपि इनके पास बहुत से एमएलए थे, तो इन्होंने राष्ट्रपति के यहाँ जाकर के पूरा परेड कराई अपने सारे एमएलए की, और दोबारा रिवाइव हो गए। लेकिन बाद में इंदिरा जी ने क्या किया कि इनके जो दामाद थे चंद्रबाबू नायडू, उनको अपनी तरफ मिला लिया और उसमें विद्रोह करा दिया, और इनको हटना पड़ा। बाद में चंद्रबाबू नायडू स्वयं वहां के चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये इनके छठे भाव में चीफ मिनिस्टर आल्सो ही वाज dethroned by his son-in-law चंद्रबाबू। छठे भाव में इनका जो राइजिंग नवांश है, नवांश की जो लग्न है वो छठे भाव से उदित हो रही है, ये इसमें विशेषता है। और छठा भाव संघर्ष का भाव होता है, इसलिए इनको पहले तो वहाँ संघर्ष करना पड़ा, और बाद में संघर्ष करके ये एक बहुत अच्छे हीरो के रूप में जो है प्रकट हुए। उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने, और चीफ मिनिस्टर में भी जो है इंदिरा जी ने इनको एक बार वहाँ सरकार इनकी डिसॉल्व करा दी, और उसके बाद कई महीने तक लगातार ये प्रोटेस्ट करते रहे, और बाद में फिर ये रिवाइव हुए। और उसके बाद जब नहीं चली कोई बस, तो चंद्रबाबू नायडू ने इनको फिर डिथ्रोन कर दिया, और वो स्वयं मुख्यमंत्री बन गए। तो इसको आप चार्ट बनाइए, अगर इसमें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो अगले संडे को हम बताएंगे कि किस तरीके से 6, 8, 12 भाव की जो राशि अगर नवांश में उदित हो रही है, तो वो कहीं न कहीं पीड़ा जरूर देती है। एनटी रामाराव, यहाँ पर थोड़ा सा जो है जो सर ने बताया उसको मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूं। सपोज करिए कि ये जो है जो 6 सर ने बोला 6, 8, 12 की राशि अगर नवमांश में उदित हो रही है, तो मान लीजिए सपोज करो यहाँ पे ये वृष लग्न है 2, 6, 7, ठीक है। तो ये जो D1 का जो 6, 8, 12 की भाव है, ये और ये, यानी कि 6, 8, 12 भाव में पड़ी हुई राशि
अगर ये यहाँ पर जो है क्या कहते हैं लग्न में, नवमांश के लग्न में आ रही है, तो सर का कहने का मतलब यही है कि जो 6, 8, 12 भाव में पड़ी हुई राशि अगर नवमांश के लग्न में उदित हो रही है, तो कहीं ना कहीं जातक को थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा कराती है, उसके बाद ही प्राप्ति करा पाएगी। संघर्ष का लेवल यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है सर? हाँ बिल्कुल ठीक। चलिए अब इसको अभी नहीं देख पा रही, इसमें हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मिश्रा जी प्रणाम। हाँ जी नमस्कार। मिश्रा जी मंगल में हो। प्रणाम। हाँ, नमस्कार नमस्कार। और क्या हाल है भाई कुलदीप जी? अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है। इसमें जैसे अखिल भैया ने बताया कि 6, 8, 12 की अगर राशियां उदित होती हैं नवमांश में जी तो संघर्ष करवाती हैं। क्या जी। इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि 6, 8, 12 की राशियां जो उदित होती हैं ये मतलब अच्छा भी माना जा सकता है इसको, क्योंकि बिना संघर्ष के तो कुछ है नहीं। मैंने मतलब लॉजिकली बात नहीं कही, मैंने ऐसे ही पूछा कि अगर देखिए 6, 8, 12 की दो राशि चीज है। उदित होती है नवमांश में, इस व्यक्ति के लिए अच्छा भी है। हाँ नहीं, इसमें एक चीज है, अगर प्रॉमिस है तो वो अच्छा भी है, क्योंकि संघर्ष के बाद वो मिलेगा जरूर। लेकिन अगर प्रॉमिस नहीं है किसी चीज का तो फिर संघर्ष है, संघर्ष रहेगा, फिर प्राप्ति नहीं हो पाए। अपना चार्ट जरा बताइए इनको, बताओ जरा अपना D1 और D9 बताइए, अपना चार्ट बताइए। लग्न बताइए D1 की। 2 नंबर के 2 नंबर की देखिए, वही वृषभ लग्न है। बनी हुई थी वही, देखिए है ना, 2, 3, जी जी। 9। नवमांश में कौन सी लग्न उदित हो रही है? नवमांश में 5 नंबर की हाँ 5 नंबर की। चलिए ठीक है, आप प्लेनेट बताइए लग्न के। लग्न में बैठे हैं सूर्य, बुध और बृहस्पति। जी। दूसरे भाव में बैठे हैं मंगल और शुक्र। चतुर्थ जी। भाव में बैठे हैं नवम भाव में शनि 4th हाउस की बता रहे हैं। और द्वादश में 4th हाउस में क्या बैठा है? 4th हाउस में केतु। जी। केतु जी। अष्टम भाव में। सिग्नल आपके कट रहे हैं। अष्टम भाव में, अष्टम भाव में, एकादश भाव में महाराज अष्टम भाव में धनु राशि, अष्टम भाव में कौन सा प्लेनेट होता है? शनि। जी। और ये 9th हाउस में? नहीं, 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। फिर 11th हाउस पे है चंद्रमा। चंद्र भाई चार्ट ठीक बना है? चार्ट दिख रहा है ना? ठीक है, कोई कमी तो नहीं लग रही? 1 मिनट रुको। एक्चुअली हमारे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए कोई बात नहीं, प्लेनेट देख प्रॉब्लम हो लो, रही है। प्लेनेट देख लो। बाकी ठीक है, आपने ठीक ही बनाया हुआ। हाँ नहीं, प्लेनेट नहीं हो रहा है। पंचम में कोई ग्रह नहीं है। मैं दोबारा रिपीट ठीक है। बुध, सूर्य और बृहस्पति हैं। ठीक है। उसके बाद D9 के प्लेनेट, D9 के प्लेनेट बताइए। D9 में 5 नंबर के लग्न है। जी। सिंह राशि में क्या है? सिंह राशि लग्न में है। हाँ, इसमें प्लेनेट बताइए। सेकंड हाउस में सेकंड भाव में शनि बैठे हैं। जी। थर्ड भाव में शुक्र बैठे हैं। आवाज फंस रही है, ठीक से बोल दीजिए। चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं। जी। चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं। जी। सप्तम भाव में चंद्रमा और बुध बैठे हुए हैं। 7th हाउस में, कुंभ राशि में। जी 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 जी। मून और मरकरी। और जी, और सूर्य, मंगल और केतु बैठे हुए हैं। सूर्य, मंगल, केतु
10वें भाव में, 3 द्वादश 2 भाव में 5 6 7, हाँ द्वादश में बृहस्पति। और एक कोई प्लेनेट बच रहा है जो शायद हम भूल रहे हैं। वीनस। वीनस कहाँ पे बताया? शुक्र, शुक्र तृतीय भाव में। 3rd हाउस में। जी 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 जी। जुपिटर तो एग्जॉल्टेड होगा, 3 सन, और सन वर्गोत्तम हो गए। हाँ सन तो वर्गोत्तम हो गया भाई। जुपिटर एग्जॉल्टेड है। देखो 6 की राशि में, तुला राशि में कोई ग्रह इनका है? वीनस है। तुला राशि में जो D1 के जी। 6ठे भाव में तो वीनस है, और इनका शनि जो है 9 नंबर पर है। इसका मतलब ये 32 साल के हो गए हैं। क्या है डेट ऑफ बर्थ? जी जी जी, 89 है 89 31/5/89। हाँ, जी जी जी। 31/5/89। देखो 31/5/89। तो अब 11 तो इधर हो गया, और 22 से 33 साल के हो गए ये। और शुक्र जो है 6ठे भाव की राशि में गया, भले ही वो अपने नवांश में है, लेकिन अभी तक शादी नहीं कराई। जी अभी तक वैसे अब बात शादी हो गई नहीं है, हुई अब है। होनी है। जी और जी, और देखिए यहाँ D1 में जो सप्तमेश है वो अपने से 6ठे हाउस में मिथुन राशि में, मंगल मिथुन राशि में बहुत कमजोर होता है। अब देखिए इसमें जो है सूर्य, अब इसमें देखिए इतने ये पुष्कर नवांश में है। मंगल और सूर्य जो है ये पुष्कर नवांश में है। मंगल देखिए तुला का है ना, तुला का कौन सा नवांश जो है 6वां नवांश होता है? 7 8 9 10 11 12 कहाँ नवांश हुआ भाई? मंगल मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि के साथ में वो वृक नवांश में है। तो मिथुन राशि का कौन सा नवांश जो होता है? 6 और 8। 8वां नवांश। तो मिथुन का 7 8 9 10 11 12 1 2, मंगल इनका पुष्कर नवांश में है। सर और ये जो वर्गोत्तम है सर, इसका राशि या प्लैनेट के दोनों में से कोई भी होना चाहिए सेम जगह पर? नहीं राशि हाँ, कोई प्लेनेट जो या D1 में जिस राशि में है, अच्छा, जब D9 में भी उसी राशि में होगा तो वो वर्गोत्तम कहलाता है। तो सन यहाँ तो पर D1 में सन तो है, तो इसमें वृषभ में। हाँ, और D9 में भी सन वृषभ में है, तो ये कैसा हो गया? पुष्कर को उसमें वर्गोत्तम हो गया है ना। अच्छा यस। ये सुनील साहब, यहाँ पर जो सन है ये वर्गोत्तम भी है और पुष्करांश में भी है, ये आप समझो। आप ऐसे समझिए कि वृक राशि जो है 2 6 10 राशियों में वो तीसरा और 5वां नवांश वर्गोत्तम होता है, वो पुष्कर नवांश होता है। तो देखिए वृक राशि का स्टार्ट कहाँ से होता है? हमने बताया था वृक राशि में पहला नवांश मकर से स्टार्ट होता है। तो मकर से जरा गिनिए 5वां नवांश, मकर कुंभ मीन मेष वृक। 5वां नवांश वृषभ का आता है। तो सूर्य वृक राशि में और वृक नवांश में है। इसका मतलब ये वर्गोत्तम भी है और पुष्कर नवांश में भी है। वर्गोत्तम इसलिए हो गया कि वृक राशि में भी है और वृक नवांश में भी है। और वृक राशि का जो वृक नवांश है ये पुष्कर नवांश भी है, क्योंकि 5वां नवांश है। ये 2 6 10 राशियों का तीसरा और 5वां नवांश जो है ये पुष्कर नवांश होता है। तो सूर्य इनका बहुत पावरफुल है। तो अब देखो क्या प्रशस्ति देता है सूर्य, नेम और फेम और स्टेटस देता है। तो अब देखिए जो लग्न में जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना D1 की लग्न में, तो D1 की लग्न में सूर्य जो है आत्मा का कारक है, बृहस्पति जो जीव का कारक है, और बुध जो हो वो उसका कारक है जो है आपका बुद्धि का कारक है।
तो ये जो है, ये आप जानते हैं कि वक्री शनि आकर के बुध पर असर डाल रहा है और बुध के आगे मंगल है, तो ये बीटेक किए हुए हैं और बीटेक करने के बाद ये भागवत कथा कह रहे हैं। ये जो लग्न का कॉम्बिनेशन है, बुधादित्य योग जो बन रहा है, ये भागवत कथा कहते हैं, बहुत अच्छी कथा कहते हैं। इनकी वीडियो जो है उसमें पड़े हुए हैं, आप कभी देखें इनका वीडियो। तो ये जो है, जो लग्न का कॉम्बिनेशन है वही बता रहा है। और माँ सूर्य जो है इनका पुष्कर नवांश में है और वर्गोत्तर नवांश में भी है, 4th हाउस का कारक है। लेकिन अब है क्या, देखिए कैसा होगा कि 4 और 10 में, D1 और D9 दोनों में 4-10 में राहु केतु का प्रभाव है। जुपिटर से 4th हाउस तक अगर कोई पापी ग्रह है तो होम प्लेजर जो है वो कमजोर हो जाता है। यहाँ लग्न से भी 4th में जो होम घर का सुख है, वहाँ केतु बैठा हुआ है। जुपिटर लग्न में है तो लग्न से भी 4th हाउस में और जुपिटर से भी 4th हाउस में केतु का मतलब वो होम प्लेजर है वो कमजोर पड़ रहा है। तो और दूसरा ये है कि सप्तमेश जो मंगल है वो मिथुन राशि में शुक्र के साथ में है। अंतर तो काफी है क्योंकि वो शुक्र अपने नवांश में आ गया है और मंगल जो है वो द्वादश में। देखिए मंगल, एक और चीज इसको और थोड़ा देखिए, मंगल जो सप्तमेश है नवांश में अपने से द्वादश राशि में आ गया है, मिथुन में बैठा है और यहाँ वृक में आ गया है, तो अपने से द्वादश राशि में आ गया है। शुक्र जो है वो 6ठे भाव की राशि में आ गया है। तो दिक्कत केवल और कुछ नहीं है, बढ़िया फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एकादश का स्वामी जो है और द्वितीय भाव का स्वामी, हमने जो धन योग बताया था ना कि जब 1, 2 और 11 का संबंध बनता है तो एक अच्छा धन योग बनता है। यहाँ पर 1 माने लग्न भाव में 11 का स्वामी भी बैठा है जुपिटर और द्वितीय भाव का स्वामी भी बैठा है, तो धन योग में कोई माने दिक्कत नहीं है, पैसा अच्छा है इनके पास, कर रहे हैं और आगे और अच्छा हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग है लेकिन अभी अच्छी स्थिति है। लेकिन समस्या केवल जो दिख रही है इस कुंडली में वो मैरिज का भी दिख रही है कि मैरिज में जो है एक तो सप्तमेश मंगल अपने से 6ठे भाव में चला गया, अष्टम में चला गया है, D9 में अपने से द्वादश में चला गया है, शुक्र के साथ में है और शुक्र जो है जो कारक है पत्नी का कारक वो 6ठे भाव जो सप्तम से द्वादश है, 6ठे भाव की जो है नवांश में गया है, इसलिए वहां पर संघर्ष है। आजीविका के लिए संघर्ष नहीं है, केवल संघर्ष है शुक्र को प्राप्त करने में। और इसीलिए इन्होंने पूछा कि वो अच्छा है क्योंकि संघर्ष के बाद ही कुछ मिलता है। तो अगर प्रॉमिस है तो संघर्ष के बाद वो जरूर मिल जाएगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं है तो फिर संघर्ष ही बना रहेगा। तो इस तरीके से आज हम लोग जो है, तो कुलदीप जी आपके लिए ये एक निष्कर्ष ये निकला कि जब जब सूर्य और मंगल की जो है दशा, अंतर दशा या प्रत्यंतर मिलेगा आपको, तो वो पीरियड आपके लिए ग्रोथ का पीरियड होगा, उस मौके को मत चूकिएगा। अच्छा एक चीज, तो शनि के उपाय कर, हाँ शनि तो अच्छा है, वृक राशि के लिए अष्टम में, धनु राशि का है। शुक्र के उपाय करने चाहिए। हाँ अच्छा कुलदीप ये बताइए आपको पता है आपका मतलब अष्टक वर्ग पता है क्या? हाँ बिल्कुल पता है। क्या सप्तम हाउस में 21 बिंदु है क्या? नहीं कम नंबर है अष्टम। अब वो आप एक काम करो कुलदीप, कुलदीप जी आप अपना जो है अष्टक वर्ग के हम राशि बोलते जा रहे हैं, वहां पे आप अपना बिंदु बताते जाओ। ठीक है, नोट करिए आप। जी बताएं। लग्न में आप आ गए? लग्न में कितने पॉइंट, राशि बताओ, लग्न से ऐसे नहीं देख पाओगे आप। वृष राशि में कितने पॉइंट हैं? 19 जी। उसके बाद 28 मिथुन में 28 जी। भैया 1 मिनट रुकना, वृक राशि में 19 है जी। कर्क में होंगे करीब 35। हाँ 1 मिनट रुकिए, नहीं 28 है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। अपने हिसाब से बताओ। 1 नंबर राशि पे यानी कि सेकंड भाव में 26 है। सेकंड हाउस में 26 है, ठीक है ना। 1 नंबर राशि सेकंड हाउस का 12th में है। अरे रुकिए, हम कंफ्यूज हो गए। आप वही राशि के नंबर बता दो बस, और कुछ ना बताओ, इसे नहीं देख पाओगे चार्ट। ठीक है,
राशि में 30 नंबर, 1 नंबर की राशि मेष पे 30 नंबर है। 30 नंबर की जी। वृष पे 26। वृष राशि पे 26 है जी। चलिए 26। मिथुन पे 19। मिथुन पे 19। रुक जाइए एक मिनट। मिथुन पे 19 हो गए जी। कर्क में 28। कर्क में 28। सिंह में 27। क्या नीम के पेड़ के नीचे बैठे हो क्या? आप इतना भी मत बता दिया करिए। जी बिल्कुल। अभी नहीं मिल पाएंगे, बिजी है सब। कौन हंस रहा भाई? सिंह में सिंह में बताइए। सिंह में 27। 27। हाँ लिख लिया। कन्या में 26। जी। तुला 34। अब देखो यहाँ ज्यादा है, वृश्चिक कम हो जाएंगे। हाँ इसमें 18 है। अब वो हम बता रहे हैं ना, देखो इसमें कम हो जाएंगे क्योंकि छठे में ज्यादा है ना। उसके बाद धनु में 25। यहाँ पर 25। मकर में 28। कुंभ में 33। और मीन में तो 35-36 होंगे। कितने हैं? 43। 43। अब देखो इसमें एक बड़ा भारी राजयोग है। अष्टक वर्ग को जब हम लोग पढ़ते हैं 9 से ज्यादा 10 में है और 10 से ज्यादा 11 में है, तो जीवन में एक बार इनको ऐसा जरूर चांस आएगा जब ये टॉप पर होंगे। बहुत बड़े माने जे इनकी नेम फेम और स्टेटस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अष्टक वर्ग का ये सिद्धांत पूरा लग रहा है। 9 से ज्यादा 10 में है और 10 से ज्यादा 11 में है, और 11 से कम जो है 12 में है। लेकिन फिर भी जो है ये इनके द्वितीय भाव में 19 है, तो ये ज्यादा धन संचित नहीं हो पा रहा है। यदि भी बहुत खर्चा नहीं है, ये संचित कम है। तो एक और अच्छा है कि ये जो उदित भाव है अपना, उदित भाव माने 6 से लेकर के 12 तक के हाउसेस को उदित भाव कहते हैं। यहाँ पर पॉइंट ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपको कर्म जो करेंगे उससे आपको पर्याप्त धन मिलेगा। इधर जो है ये आपका डेस्टिनी बता रहा है कि आप जो है जो डेस्टिनी है वो कमजोर है, यानी आपकी जो जन्म के समय पारिवारिक परिस्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ये 9, 10, 11 और 12 ये भाव बता रहे हैं कि आप प्रयास करके जो है काफी अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। कुलदीप जी अभी क्या एज है? 33 है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक अष्टक को जो बीच में बोल रहे हैं, हाँ देखिए ये एक अष्टक वर्ग सर ने लगवा दिया, और यहाँ पे कोई चीज जो है जो हम लोग को मालूम होती ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज देख लो, अष्टक वर्ग में जिस भी भाव में जितने पॉइंट दिए हुए हैं ना, तो उस वर्ष जब वो एज आएगी आपकी, तो उस एज में उस भाव से संबंधित कुछ अच्छा या खराब होगा जरूर। तो अभी जैसे ये 33 है, 33 में देखिए राहु बैठा हुआ है और ये कर्म का स्थान है, तो यहाँ पर आपको सडनली बड़ा गेन हो सकता है 33 साल की एज में। अब आपकी जो पिछली साल की जो एज निकली है, तो वो हम लोग देख ले 30 साल। 30 साल का देखिए 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में या तो आपको बीमारी में ज्यादा पैसा खर्चा हुआ होगा जब 30 साल की एज होगी, या आपने लोगों का सेवा भाव बहुत कर दिया होगा। अब ये दो चीजों में एक चीज बता नहीं, सेवा भाव भी कह सकते हैं। सेवा भाव मतलब फ्री में किया और कुछ पाने की इच्छा नहीं रखी। इसमें अभी अखिल भैया थोड़ा सा ये है कि ज्यादा लोगों से जुड़ जाएं, धन तो आता रहेगा। नहीं बात ये नहीं, आप गलत समझ रहे। मैंने ये बताने की कोशिश करी है, यहाँ पे सभी लोग सुन भी ले समझ भी ले। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अष्टक वर्ग में जो लग्न का चार्ट है, तो अष्टक वर्ग में जिस राशियों में जो पॉइंट मिले होते हैं वो उसमें उसको भाव में कन्वर्ट कर लीजिए, और वो जब उस पॉइंट की आपकी एज आएगी
तो उस जी। एज में उस भाव से संबंधित फल अवश्य मिलेगा। यानी कि 28 साल की, देखो ये आपका, देखो यहाँ पे कर्क राशि में 28 पॉइंट मिले हैं, वो थर्ड हाउस है। तो थर्ड हाउस भाई बहनों का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो आप ये मान के चलिए जब आपकी 28 साल की एज होगी तो हो सकता है आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ी हो, दौड़ भाग ज्यादा करना पड़ा हो, छोटे भाई जी। बहनों के ऊपर पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ा हो, और हो सकता है कि कम्युनिकेशन का लेवल वहां पर हाई हो आपका, और या आपने उस समय काफी लिखा पढ़ी भी करी हो, लेखनी भी वहीं से आती है। अब आप बताइए, अब 28 बताइए, साल की उम्र से इन्होंने कथा कहना शुरू किया, कथा बताओ। कहना चालू कर दिया, तो ये हाँ। कम्युनिकेशन में आप जो हाइट हो गए। तो यहाँ पर ये एक आपको ये फौरी फौरा हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग ये ध्यान रखिए, ये भी एक अपने पॉइंट में आप ऐड कर लो कि जब भी हम लोग फलित करते हैं तो आप एक नजर अष्टक वर्ग में डाल लीजिए। तो आपको जो, आप ये समझिए कि इससे आप 12 पॉइंट तो आप ऐसे बता लोगे, आप खाली पॉइंट देख करके कि किस भाव में कितने पॉइंट मिले, उसी एज में कुछ ना कुछ घटना अवश्य घटेगी। आप ये सर समझिए। जी। तो जैसे सर इसमें जैसे 43 की एज के बाद क्या होगा, जैसे अभी अब 43 सर मैक्सिमम है। 43 है या 44 है तो बस 44 तक बता पाओ आप, बस ये तो अच्छा समझा। बस जितने हो वहीं तक बता पाओ, बस बाकी आगे बताने की नहीं जरूरत ही नहीं क्या है। नहीं, इसको कर सकते हैं आप, लग्न को चलाइए। जी 44 जो है जी जी। अब लग्न इनका को चलाएंगे आप जैसे। देखिए, अब सर हाँ। आप बता, जैसे इनकी इस समय कौन सी एज चल रही भैया कुलदीप? 33 चल रही है ना, 33 चल रही, तो लग्न को चलाया तो 24 यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। 24 तो खत्म हुआ। खत्म हो गया, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, 34 चल रही है, 33 33 चल रही, तो 33 प्लस तो 33 जो है आपकी जो आ गई है, वो आ गई यहाँ पर, ये आपकी ये आ गई 9th हाउस में, ठीक है जी। तो अब ये मान के चलिए यहाँ पर क्या होता है। वैसे सर बताओ, सर तो बताएं, हम ही बता दें क्या? अब बताओ, अरे बताओ देखो भाई, हम भी। देखिए, अब ये लग्न एक, ये जो होता है ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन होता है, जो कि हमारी बृहस्पति नाड़ी में यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग ने किया क्या, लग्न को माना एक, और ऐसे गणना करते चले गए, 24 यहाँ खत्म हो गया, तो इनकी प्रेजेंट टाइम में 33 ईयर्स एज चल रही है। तो हमने ये 25 यहाँ पड़ जाएगा, 26 यहाँ पड़ जाएगा, 27 यहाँ, 28 यहाँ, 29 यहाँ, और 30 यहाँ, और 31 यहाँ, 32 यहाँ, और 33 यहाँ। वो आपको कर्सर चल नहीं रहा, लेकिन नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर। अरे यार ये अभी तक तो दिख रहा था पॉइंट सबको, नहीं दिख रहा था। पॉइंट जो लिखे हुए थे अष्टक वर्ग में, वो दिखे थे आप लोगों को कि नहीं दिखे थे? दिख रहा है, दिख रहा पॉइंट है। तो दिखे। वो दिख रहा है सर। अरे कर्सर नहीं दिख रहा है। हाँ। लो सर अब दिख जाएगा, ये लीजिए, ये दिख गया कर्सर, अब दिखा सर? हाँ, अब दिखा। ठीक है जी। तो ये जो 9th हाउस में ये जो हम लाए हैं, इस समय 33 ईयर्स आप जो है एज 9th हाउस की है, तो इस 33 साल में आपको भाग्य से संबंधित ज्यादा प्राप्ति होगी। हो सकता है कि आपको एफर्ट्स ना करने पड़े, अचानक आपके पास कथाएं आ जाएं, तो ये भाग्य का फल है। हो सकता है छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं आपको मिल जाएं, या धार्मिक ना भी हो तो हो सकता है कहीं शॉर्ट जर्नी आपको करना पड़ जाए। हो सकता है ये भी कि यहाँ पे एक ये जो होता है वर्चुअल हम लोग जब देखते हैं, तो ये मकर राशि है। तो मकर राशि में क्या होता है, यहाँ पर जो मंगल है यहाँ पे उच्च का होता है, और जुपिटर यहाँ पे नीच का होता है। तो मंगल यहाँ पे उच्च का है, तो आपके अंदर इस समय एनर्जी, जो मंगल है हमारी एनर्जी का कारक है, तो आप इस समय बहुत ही ज्यादा 33 ईयर्स ऑफ एज में बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज रहेंगे, और कोई भी कहीं भी जाने में या कोई भी काम करने में आपको जरा सा भी थकान नहीं महसूस करेंगे, आलस नहीं महसूस करेंगे। अगर आप दिल्ली से आ गए हैं आज सुबह और आपसे कह दिया जाए कि 12 बजे आपको फिर जो क्या कहते हैं बनारस जाना है, तो भी आप ब्रीफकेस उठा के चल देंगे। तो इतनी ज्यादा ये आपकी बॉडी हाईली चार्ज रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, और आप अपनी साहस और अपने मेहनत के बल से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि ये जो 33 ईयर्स है ये आपका 9th हाउस में उदित हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे जुपिटर वीक है, तो हो सकता है कि आप दौड़ भाग करें या अपनी एनर्जी से जो है अपनी मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है आपको रिजल्ट या जो उसका फल है वो उतना ना मिल पाए जितना आपको मेहनत करी उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर यहाँ पे मकर राशि में नीच का भी होता है। और हो सकता है कि थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, अब इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि आप जैसे मान लो कोई बीमारी चल रही है किसी व्यक्ति की, तो वो यहाँ पे रिकवर भी हो सकता है। ठीक है सर, अब इतना बता दिया, अब आगे सर आप बताओ।
अब देखो इनका जुपिटर जो है 33 से निकल करके और 43 पर इस समय गोचर कर रहा है, तो इस बीच इनको इस साल जो है बहुत सी कथाएं मिली हुई, काफी व्यस्तता रही कि नहीं रही बताए? रही है, बिल्कुल रही है। और आगे हमें पता है, क्योंकि जैसे हमने एक बात आपसे बताई थी ना, ऐसे कई लोगों से संपर्क हुआ है। तो इस साल मतलब अगले सावन तक कम से कम व्यस्तता बनी रहेगी। हाँ, तो वो इसलिए कि वो 43 बृहस्पति 43 पॉइंट पर जो है वो कर रहा है गोचर, वहां मून भी है, तो इनको अपने कार्य के लिए व्यस्तता रहेगी, पैसा आता रहेगा, और लेकिन यात्रा करनी पड़ेगी, जगह जगह जाकर के इनको कथा कहनी पड़ेगी, जो भी इनका प्रोफेशन है। तो ये देखिए 9th हाउस से भी अटैच हो गया, शॉर्ट जर्नी जो इनको बताया हमने भी, 33 साल लगने प्रोफेशन आपने बताया जो। हाँ और इसमें मिश्रा जी हाँ जी, इसमें ये भी है कि जैसे सूर्य का जो वर्गोत्तम दिख रहा है, तो इसका प्रभाव हमको ये मिला है कि जो उत्तराखंड के तत्कालिक मुख्यमंत्री रहे हैं 4 बार अलग अलग बदल के, उनसे ज्योतिष के क्षेत्र में सम्मान भी मिला है। तो ये शायद सूर्य का प्रभाव हमें एक्चुअली आप तो ये जो है कुलदीप जी, आप ये हमेशा नोटिस करिएगा, जब भी आपको मिला है ना सूर्य मंगल आपका देखो क्या है पुष्करांश में है, तो ये हमेशा आप कुंडली में निकाल के रखो कि कब कब हमारी सूर्य मंगल की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और दशा मिल रही है। अभी आपकी कौन सी दशा चल रही है, महादशा? इस समय हमारी शुक्र में चल रही है, लग्नेश की शुक्र की चल रही है, ठीक है। तो शुक्र का मतलब हो गया शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल। तो आप ये मान के चलिए वीनस की चल रही कितने साल गुजर शुक्र में बुध, अरे वीनस की चल रही कितने साल गुजर गए ये बताओ? अब ये 23 तक चलनी है, अभी 1 साल और 23 तक चलनी ना। अब समझिए आप, हाँ। अब आपको देखिए सन की पूरी महादशा मिलेगी, ठीक है। वीनस के बाद सूर्य की मिल जाएगी, फिर चंद्रमा हल्का सा चलेगा, चंद्रमा भी आपकी मीन राशि में बैठा वो भी ठीक जाएगा। उसके बाद खट से आपको मंगल की मिल जाएगी। तो या और इधर आप जो है तब तक आप जो है क्या कहते हैं, इधर 33 के हैं, तब तक आप जो है क्या कहते हैं और आपकी एज की मेच्योरिटी होती चलेगी, ठीक है। ये देखिए तब ये 34 में आप आ जाओगे, 23 में आप बता रहे हो, और यहाँ पे दौड़ भाग संघर्ष ये सब बढ़ जाएगा। तो इस समय क्या होगा कि जब, और ये 2 प्लेनेट आपके पुष्करांश में भी है, तो आपको आने वाले समय में 10-12 साल ऐसे मिल जाएंगे जो उस समय आपकी एज भी 44 से ऊपर होगी, या सॉरी करें 44 का 35 से ऊपर भी होगी, और एक मेच्योरिटी लेवल भी होगा, और उसमें कथा में आपकी गंभीरता भी झलकेगी, और आपको नेम फेम भी मिलेगी, और सन भी इन्वॉल्व है, मार्स भी इन्वॉल्व है। तो इस पीरियड को आप हमेशा चेक करते रहिएगा, क्योंकि आपका हुआ क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे आपका चार्ट लगा करके हम लोगों ने पुष्करांश निकाल दिया है। तो अब जब इतनी मेहनत हम लोगों ने सर ने कर दी है, तो इसको आप अपना एक डायरी में जन्म कुंडली में लिख भी लीजिए जी। सन और मार्स हमारे पुष्करांश में। सर आप बोलिए सर। चलिए बस हो गया आज तो हम लोग पुष्करांश को पूरा। हाँ जी बताएं सर, एक बार लगन कैसे रोटेट किया वो बता दीजिए ना सर। देखिए लग्न को, जैसे लग्न है तो 1 वर्ष तक जो है यहीं पर इसका फल दिखेगा, फिर अगले साल 2nd हाउस में, फिर अगले साल 2nd, तो द्वादश भाव में जो है ये 12 साल पूरे हो जाते हैं। जैसे बृहस्पति का एक राउंड एक राशि में 1 साल रहता है, तो यहाँ देखिए दोनों चीजें, बृहस्पति 1 साल तक यही रहेगा वृष राशि में, अगली साल वो मिथुन में जाएगा, फिर उस अगली साल यहाँ आएगा, फिर अगली साल। अब देखो 4 वर्ष के जब ये थे तो इनको कोई हेल्थ इश्यू जरूर हुआ होगा, अगर ये इनको कोई याद है तो बता दें, क्योंकि जुपिटर उस समय 4 वर्ष के बाद केतु से मिला है। केतु जो है वो उस तरह का प्लैनेट है, कोई हेल्थ इश्यू देता है। 5 में यहाँ आया, 6 में 6ठे भाव में गया, और 12 साल के जब ये हो गए तो यहाँ आ गया 12th हाउस। इसके बाद 13 साल वहीं आ गया जहाँ लग्न थी। तो लग्न में जो है पहली साल लग्न एक्टिवेट होती है, 13वीं साल में एक्टिवेट होती है, 25वीं साल में एक्टिवेट होती है, 37 ईयर में एक्टिवेट होती है। आप 12-12 साल जोड़ते चले जाइए। तो वहां पर जो है जब लग्न हमारी होती है, जिस एज में हम जिस भाव हमारा जो एक्टिवेट होता है उस भाव का फल हमको मिलता है। जैसे मान लीजिए इस समय इनका भाग्य भाव एक्टिवेट है, तो भाग्य से इनको काफी चीजें मिल रही है। देखिए शनि जो है अभी यहाँ 25 पॉइंट से 28 पर गया हुआ है, 25 से 28 पर गया है। इसका मतलब ये इसने राइज किया है। जब ये मिथुन धनु राशि में शनि था तो इनको कोरोना पीरियड में इनको एक भी कथा नहीं मिली, समझ गए ना। और जैसे कोरोना से निकल करके मकर राशि में आया, 25 से 28 पॉइंट पर आया, तो इस
कर्म का कारक शनि है, उसने कर्म इनको दिया, इनका काम आगे बढ़ गया। फिर इसके बाद अभी कुंभ राशि में ये गया है। शनि वास्तव में कुंभ राशि में है, बैक होकर के, रेट्रो होकर के अभी मकर में आया हुआ है। एक्चुअली शनि जो है 33 पॉइंट पर गोचर कर रहा है, तो इस समय इनके लिए इनका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, यानी इनकी पूरी व्यस्तता है, जो भी इनका प्रोफेशन है उसमें पूरी तरीके से इनका इनकम शो हो रही है। तो इस तरीके से हम एक एक साल को बढ़ा करके जिस एज में जो भाव उदित हो रहा है उसका फल मिलता है। जैसे अष्टम है, तो अष्टम जो है वहां पर नेगेटिव हाउस है, तो जब ये 3 साल 4 साल पहले, 3 साल पहले जब ये जो है यहाँ पर अष्टम एक्टिवेट हुआ, तो उसमें कुछ तो हेल्थ इशू रहा होगा इनको, और शनि चूंकि यहाँ बैठा है तो कर्म इनका बिल्कुल कमजोर हो गया, क्योंकि कोरोना में 2 साल सभी लोग अपने घर में बैठे रहे। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं कि जिस एक एक वर्ष चला करके हम देखते हैं कि जो भाव हमारा एक्टिव हो जाता है उसका फल हमें मिलता है। अब इसमें इनका 9th हाउस एक्टिव है, तो भाग्य भाव एक्टिव है, बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका स्वामी देखिए, दशम का स्वामी जरूर अष्टम में गया है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कारक ठीक है। तो आज हम लोग पुष्कर नवांश को 2-3 चार्टों पर लगा करके हम लोगों ने देख लिया है कि ये एक अच्छा टूल है। आप किसी की स्टेटस जानने के लिए आप देख लें कि उसका कोई प्लैनेट अगर पुष्कर नवांश में, वर्गोत्तर नवांश में है, तो हम बता सकते हैं कि इस पीरियड में इसको एक अच्छा फल मिलेगा, और वो जिस भाव का स्वामी है उसका अच्छा फल मिलेगा। दोनों चीजें हम लोग एक साथ चलाते हैं कि जैसे बृहस्पति हमने पढ़ा था